क्या सच में एलआईसी डूब गई है? क्या सच में पॉलिसी होल्डर्स का पैसा खतरे में है? और क्या एलआईसी का राजेश एक्सपोर्ट में 2000 करोड़ रुपए फंस चुके हैं? पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ऐसे ही दावे तेजी से वायरल हो रहे हैं। एक शेयर होल्डर ने ईमेल भेजी शिकायत की। 2024 मार्च में शिकायत हो गई, लेकिन एलआईसी पैसा लगाता रहा। क्यों लगाता रहा? क्योंकि 7 महीने माधवीपुरी बुच ने इस शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लिया। सेबी केप्ट सिटिंग ऑन दिस कंप्लेन फॉर 7 मंथ्स। लेकिन सवाल है कि क्या सचमुच भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी एक कंपनी के शेयर गिरने से हिल सकती है? क्या करोड़ों पॉलिसी होल्डर्स का पैसा खतरे में है, या फिर ये कहानी कुछ और ही है? क्योंकि जिस निवेश को लेकर आज हंगामा मचा हुआ है, वही एलआईसी भारतीय शेयर बाजार में करीब 17 से 18 लाख करोड़ रुपयों का निवेश संभालती है। और जिस नुकसान की बात की जा रही है, उसका आकार एलआईसी के पूरे पोर्टफोलियो के मुकाबले कितना है, आज हम आपको बताएंगे। राजेश एक्सपोर्ट, सेबी की जांच, एलआईसी की हिस्सेदारी और सोशल मीडिया पर लगातार फैलाई जा रही अफवाहों की पूरी कहानी, तारीख दर तारीख तथ्यों के साथ। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं क्यूरियस शालिनी। भारतीय शेयर बाजार के नियामक सेबी ने 109 पन्नों का एक अंतरिम आदेश जारी किया। इस आदेश में राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड और उसके चेयरमैन राजेश मेहता के खिलाफ गंभीर प्रारंभिक टिप्पणियां की गई। सेबी ने कहा कि उसकी शुरुआती जांच में कंपनी के वित्तीय आंकड़ों में बड़ी अनियमितता दिखाई दी। सेबी के अनुसार FY 21 यानी कि साल 21 से FY 25 2025 के बीच कंपनी द्वारा रिपोर्ट किए गए लगभग 15.15 लाख करोड़ रुपयों का राजस्व में बड़े पैमाने पर गलत प्रस्तुतिकरण की आशंका है। इसके बाद बाजार में हड़कंप मच गए। राजेश एक्सपोर्ट का शेयर लगातार नीचे गिरने लगा, लोअर सर्किट लग गई और फिर चर्चा शुरू हुई एलआईसी की, क्योंकि एलआईसी के पास कंपनी की लगभग 10.8% हिस्सेदारी है। बस यही से सोशल मीडिया पर एक झूठा नैरेटिव फैलाना शुरू हो गया कि एलआईसी का पैसा डूब गया, सरकारी बीमा कंपनी संकट में है। लेकिन क्या वास्तव में तस्वीर इतनी सरल है? क्या वाकई एलआईसी संकट में है और क्या वाकई एलआईसी डूबने वाली है? इस कहानी की शुरुआत जून 2026 से नहीं होती। इसके लिए हमें 2 साल पीछे जाना होगा। 11 मार्च 2024 सेबी को एक शेयर धारक की तरफ से ईमेल के जरिए शिकायत मिली। शिकायत में आरोप लगाया गया कि राजेश एक्सपोर्ट की बड़ी मात्रा में ट्रेड रिसीवेबल यानी कि जो बकाया रकम कई वर्षों से अटकी हुई है और वित्तीय आंकड़ों में संभावित गड़बड़ियां हो सकती है। जैसे ही उन्हें ईमेल मिली, सेबी ने प्रारंभिक जांच शुरू की और फिर 23 अक्टूबर 2024 को औपचारिक जांच अधिकारी को नियुक्त किया गया। 3 दिसंबर 2024 को फोरेंसिक ऑडिट के लिए वीडियो इंडिया सर्विसेज को नियुक्त किया गया और पूरे वर्ष 2025 के दौरान कंपनी और संबंधित पक्षों को कई सम्मन जारी किए गए और उन्हें नोटिस भेजा गया कि आप अपने तमाम दस्तावेज, वित्तीय रिकॉर्ड और सहायक कंपनियों के आंकड़े और लेन देन की तमाम रिपोर्ट हमें सौंप दें और इसकी वो जांच प्रक्रिया करने लगे। और आखिर फिर 3 जून 2026 को सेबी का अंतरिम आदेश सामने आ गया। यानी कि एक बार फिर से डेट सुन लीजिए। 11 मार्च 2024 को कंप्लेन हुई, 23 अक्टूबर 2024 को इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हुए और 2024-26 को प्रोब हुआ और 3 जून 2026 को अंतरिम ऑर्डर दिया गया। सेबी का आरोप है कि राजेश एक्सपोर्ट ने अपने कारोबार के आकार और राजस्व को वास्तविकता से कहीं अधिक बड़ा दिखाया हो सकता है और नियामक ने राजेश मेहता पर अंतरिम रोक लगाई और फोरेंसिक ऑडिट का आदेश दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। नियामक का कहना है कि कंपनी ने कई महत्वपूर्ण सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दिए और कई मामलों में अधूरी जानकारी उपलब्ध कराई। यहाँ तक कि जांच के लिए नियुक्त फोरेंसिक ऑडिटर को भी कंपनी के ERP सिस्टम, अकाउंट, बुक्स और जर्नल डेटा तक पूरी नहीं पहुंचने दी गई। जांच के दौरान 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के लेन देन के नमूनों की जांच की गई, लेकिन इनमें से केवल एक छोटे हिस्से की पूरी दस्तावेज उपलब्ध कराई गई, बाकी की नहीं। और इसी वजह से सेबी ने सिर्फ बकाया रकम यानी कि रिसीवेबल्स की जांच तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि कंपनी के पूरे वित्तीय ढांचे और राजस्व दावों की पड़ताल शुरू की। सेबी की नजर खासतौर पर कंपनी के विदेशी नेटवर्क पर भी पड़ी। भारत स्थित राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड के नीचे सिंगापुर की REL सिंगापुर, उसके नीचे स्विट्जरलैंड की ग्लोबल गोल्ड रिफाइनरीज AGGR और फिर प्रसिद्ध गोल्ड रिफाइनरी बल्कैम्बी ऐसे आती। कंपनी लंबे समय से दावा करती है कि उसके अंतर्राष्ट्रीय कारोबार का बड़ा हिस्सा
वाराकाम्बी के जरिए संचालित होता है और यही से सबसे बड़ा विवाद शुरू हुआ। वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के बीच कंपनी ने करीब 15.45 लाख करोड़ रुपयों का समेकित राजस्व दिखाया, जिसमें लगभग 15.18 लाख रुपए विदेशी सहायक कंपनियों से जुड़े बताए गए। लेकिन सेबी का आरोप है कि इनमें से करीब 15.15 लाख रुपयों का राजस्व पहली नजर में गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया हो सकता है। इस पर कंपनी ने तुरंत पलटवार किया। राजेश एक्सपोर्ट ने कहा कि सेबी का आदेश केवल अंतरिम है और अभी तक अंतिम निष्कर्ष नहीं निकला है। कंपनी का दावा है कि उसके द्वारा घोषित राजस्व सही है और पूरा मामला सेबी तथा कंपनी के बीच कम्युनिकेशन गैप और भ्रम का परिणाम है। जो सेल्स है वो इन्फ्लेटेड, यानी कि एक तरफ नियामक के गंभीर आरोप है, दूसरी तरफ कंपनी का स्पष्ट इनकार है। तो फिर आखिर सच्चाई क्या है? देखिए, इसका अंतिम फैसला जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा। और अब आते हैं सबसे ज्यादा उस सवाल पर जिसने पूरे देश में इस वक्त चर्चा बटोर रखी है कि क्या एलआईसी को भारी नुकसान हुआ है। ये सवाल तो आपने भी कई जगह सुने होंगे, लेकिन जवाब ये है, तथ्य ये है कि एलआईसी राजेश एक्सपोर्ट में लगभग 10.8% की हिस्सेदारी रखती है। लेकिन एक और तथ्य है, एलआईसी भारत के शेयर बाजार की सबसे बड़ी संस्थागत निवेशकों में एक है और इसका कुल इक्विटी निवेश लाखों करोड़ों में फैला हुआ है। ऐसे में किसी एक कंपनी में गिरावट को पूरे एलआईसी के भविष्य से जोड़कर देखना बेहद सरलीकृत निष्कर्ष होगा। वित्तीय दुनिया में हर बड़े पोर्टफोलियो में कुछ निवेश अच्छा प्रदर्शन करते हैं और कुछ खराब करते हैं और यही डाइवर्सिफिकेशन का सिद्धांत होता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि राजेश एक्सपोर्ट में एलआईसी का निवेश कोई नया निवेश बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी के अनुसार एलआईसी पिछले 15 से 20 वर्षों से धीरे धीरे हिस्सेदारी बढ़ाती रही है और हाल के वर्षों में यानी कि पिछले 4 से 5 सालों में कोई नए शेयर नहीं खरीदे गए। और यही कारण है कि कई बाजार विशेषज्ञ कह रहे हैं कि राजेश एक्सपोर्ट का मामला गंभीर जरूर है, लेकिन इसे एलआईसी के अस्तित्व के संकट के रूप में पेश करना उचित नहीं हो सकता। सोशल मीडिया पर अक्सर छोटे हिस्से को पूरी तस्वीर बना दी जाती है और यही इस मामले को भी देखने को मिल रहा है, इस मामले में भी। लेकिन अब इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा नाम अगर किसी का लिया जा रहा है वो सिर्फ एलआईसी का है, क्योंकि कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, कुछ ऐसे क्रिएटर्स हैं जो कि पैसे लेकर जनता के मन में ये बात डालने की कोशिश कर रहे हैं कि राजेश एक्सपोर्ट ने जो फ्रॉड किया है उसके चलते एलआईसी अब डूब जाने वाली है, ताकि लोग एलआईसी की पॉलिसी ना खरीद कर किसी और कंपनी की पॉलिसी को खरीदें। तो फिर आपको ये जानना चाहिए, और अगर आप पॉलिसी होल्डर है, कि एलआईसी भारत की सबसे बड़ी संस्थागत निवेश कंपनियों में से एक है और इसके कुल इक्विटी करीब 17 से 18 लाख करोड़ रुपए के आसपास, यानी कि एलआईसी का पैसा केवल एक कंपनी में नहीं है, कई बड़ी कंपनियों में लगा हुआ है। और बात करें राजेश एक्सपोर्ट में तो करीबन 0.02 या फिर 0.03 बस इतने ही पैसे राजेश एक्सपोर्ट में लगाए गए थे, जिससे एलआईसी का कुछ नहीं होने वाला है अगर पैसे डूब भी जाते हैं, क्योंकि कई शेयर में प्रॉफिट्स होते हैं और कई शेयर में लॉस का सामना भी करना पड़ता है। तो जो भी आप एलआईसी के पॉलिसी होल्डर हैं, उनके लिए ये खबर अच्छी है कि एलआईसी के बारे में जो अफवाहें फैलाई जा रही है वो अफवाह बिल्कुल भी गलत है, वो सच नहीं। इतना ही नहीं, आपको हम ये भी बता दें कि एलआईसी हर रोज बढ़ते दिनों के साथ प्रॉफिट का ही सामना कर रहा है। अब देखिए, अब मान लीजिए कि सबसे खराब स्थिति में एलआईसी को इस निवेश पर बड़ा नुकसान भी हो जाए, तब भी ये उसके विशाल पोर्टफोलियो और वर्षों से कमाए गए लाखों करोड़ रुपयों के निवेश लाभ के मुकाबले बेहद छोटा प्रभाव होगा। और यही कारण है कि बाजार विशेषज्ञ बार बार कह रहे हैं कि राजेश एक्सपोर्ट पर लगे आरोप गंभीर जरूर है, लेकिन इसे एलआईसी के डूबने, पॉलिसी होल्डर के पैसे खत्म होने या कंपनी के संकट में आने से जोड़ना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। सच्चाई ये है कि एलआईसी का आकार इतना बड़ा है कि किसी एक शेयर के समस्या आने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। तो आप अगर पहले से कोई एलआईसी होल्डर है, पॉलिसी होल्डर है आप, और या फिर आप कोई नए यूजर है, आप पॉलिसी लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं घबराइए और एलआईसी पर भरोसा करके आप किसी भी पॉलिसी प्लान पर ध्यान दे सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने हमारे साथ और देखते रहिए क्यूरियस।